हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पर्यावरण अध्ययन की सीरीज़ में आज ये हमारा 4th वीडियो है। आज हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में अध्ययन करेंगे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? हमें बताना है कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और अगर हम बात करें कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में है और ये 13,000 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ तेंदुए, जंगली बिल्ली, भारतीय सियार, चीतल, सांभर आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में, तो जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है? लेह में स्थित है। इसका स्थापना वर्ष क्या था? 1981। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष था 1981, यानी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर हम बात करें भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भी जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है साउथ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड। साउथ बटन आइलैंड नाम से ये राष्ट्रीय उद्यान भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना वर्ष था 1987, यानी 1987 में ये स्थापित हुआ था और साथ ही साथ ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि मणिपुर का केबुल लामजाओ, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या केरल? तो इस हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और इसके विषय में अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर 1000 से अधिक फूलों के पेड़ों की प्रजातियाँ हैं और यहाँ के मुख्य जंगली जानवर बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, जंगली बिल्ली, लोमड़ी और सियार हैं। और यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर हम बात करें इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में, तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सभी जो हैं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। फिर इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्रों वाला शहर कौन सा है? अर्थात ऐसा शहर जिसमें जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वो 100% सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होते हैं। वहाँ पर जितनी भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है वो इलेक्ट्रिक ना होकर के सोलर एनर्जी यूज होती है। तो ऑप्शन है हमारे कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद या फिर सूरत। तो इनमें से सूरत एक ऐसा शहर है जहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों में 100% सौर ऊर्जा यूज की जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन है सूरत। और इसी के साथ अगर हम सूरत की बात करें तो गुजरात का सूरत नगर भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा स्वास्थ्य केंद्र युक्त नगर बन गया है। यहाँ कुल 52 स्वास्थ्य केंद्र हैं जो सभी सौर ऊर्जा से युक्त हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? ये न केवल बिजली के बिल को 40% तक कम करेगा बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी रोकथाम कर सकेगा। इसी के साथ साथ हमारा चौथा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी? तो हम याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लाया गया था उसके तहत 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। ईयर इसका याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट ईयर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ईयर था जब प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई, कौन सा ईयर था जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखेंगे 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके तहत हाथियों की सुरक्षा के लिए 12 राज्यों में 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई थी और भारत में 70 प्रदेशों में जंगली हाथी पाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर है? हमें बताना है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कौन से शहर में है? हैदराबाद, चेन्नई,
मुंबई या फिर कोलकाता? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को, और इसका कार्यालय चेन्नई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? हेम पांडे। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है ये, कि अगर बात पूछा जाए कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय जैव विविधता एक्ट लाया गया था 2002 में, उसी के जो प्रोविजंस थे उनको लागू करने के लिए 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं? ऑप्शन है ये किफ़ायती होती है, ये कम समय लेती है, या इसमें कम मज़दूरों की ज़रूरत होती है, या उपरोक्त सभी। जैविक खेती में मुख्यतः जैविक खादों का प्रयोग होता है। तो हम याद रखेंगे कि जैविक खेती का फ़ायदा ये है कि ये किफ़ायती होती है। और अगर हम बात करें जैविक खेती के बारे में, तो इसमें रासायनिक उत्पादों का प्रयोग ना करके हम लोग कंपोस्ट खाद, जैविक खाद आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये किफ़ायती भी होती है, साथ ही साथ कम प्रदूषक भी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है? क्या वो यूरिया है, या रॉक फॉस्फेट है, अमोनिया है, या पोटास म्यूरेट है? तो इन ऑप्शंस में हमें बताना है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जो मिट्टी के पीएच मान को कम कर देता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटास म्यूरेट। पोटास म्यूरेट एक ऐसा उर्वरक है जो मिट्टी के पीएच मान को कम कर देता है। और हम जानते हैं जब पीएच मान कम हो जाता है तो किसी भी वस्तु की प्रकृति अम्लीय हो जाती है, यानी कि इससे मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाएगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में नहीं है? बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान, या वंडूर मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो हम याद रखेंगे कि जो बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन और नॉर्थ बटन नाम से, ये अंडमान निकोबार में ही स्थित है। और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में ही है। साथ ही साथ वंडूर मरीन, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ये भी अंडमान निकोबार में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेड डेटा बुक में कौन प्रकाशित करता है? रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी WEF, या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज IUCN। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और अगर हम बात करें रेड डेटा बुक, तो ये जो है जितनी भी प्रजातियां खतरे में होती हैं उनके लिए जारी की जाती है। ये बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा जारी की जाती है। और अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। और साथ ही साथ इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में, यानी 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। इसी तरह की इंपॉर्टेंट सीरीज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe my channel.